Hey everyone, welcome to channel Target IQ. My name is Advocate पायल जैन और ये एक स्पेशल सीरीज निकाली गई है टारगेट आईक्यू चैनल के द्वारा जो कि है ट्रिक लॉ क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसमें जो क्वेश्चन है एमसीक्यू से ही रिलेटेड है, आपके प्री से रिलेटेड है, लेकिन जो उनकी रीजनिंग दी जाएगी आपको वो प्री और मेंस कि अगर प्री का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस ट्रिकी वे में आ जाते हैं, तो उसके लिए और मेंस में आपको किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए उसके लिए ये स्पेशल सीरीज निकाली गई है। तो जो इसमें आईपीसी का फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो रिलेटेड था आईपीसी से, और इसमें बहुत से स्टूडेंट्स के जवाब भी आए हैं और कुछ के करेक्ट हैं, और एक का मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, समथिंग अग्रवाल करके है, उन्होंने विद रीजनिंग दिया है। तो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर स्पेयरिंग द टाइम एंड गिविंग द आंसर। तो बिल्कुल सही बात है कि इसका आंसर जो है वो ए है, लेकिन अब बात करते हैं किस तरीके से है, क्या क्वेश्चन था, एक बार फिर से देख। क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो था, there is a pre-arranged plan between A and B to beat C. During the beating, A tells B to murder C. Consequently, B murders C, who is liable for the offense. और इस offense के लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो इसके वेरियस ऑप्शंस में अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनको कि आप रूल आउट कर सकते हैं। तो रूल आउट करते करते आप अपने आंसर्स पे क्या होता है, कभी कभार अगर आपको लॉजिकली नहीं भी पता होता तब भी आप एटलीस्ट उस आंसर तक तो पहुंच ही जाते हैं। कभी कभार ऐसे भी आपका जो पर्पस है, क्योंकि पर्पस क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही होना चाहिए, तो कभी कभार वो पर्पस जो है वो ठीक हो जाता है। तो इसमें देखिए जो सबसे पहला ऑप्शन है, मैं बी की बात करना चाहूंगी कि बोथ ए एंड बी आर लायबल अंडर सेक्शन 149। 149 किसकी बात करता है? अनलॉफुल असेंबली की। तो अनलॉफुल असेंबली की जो सबसे पहली कंडीशन है वो यही है कि उसमें 5 या 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए। तो इसमें देखिए ए एंड बी सिर्फ 2 ही पर्सन हैं, तो इसलिए ये जो है ऑप्शन ये रूल आउट हो गया, ये इसका आंसर नहीं है। A is liable for grievous hurt and B is liable for murder। क्या ऐसा है कि B जो है वो ग्रीवियस हर्ट के लिए जिम्मेदार है और B मर्डर के लिए? तो इसके लिए आप क्वेश्चन की जो फर्स्ट लाइन है उस पर जाइए कि उनका प्री अरेन्ज्ड प्लान था। तो प्री अरेन्ज प्लान जब दोनों का मारा पीटी था और उसके बाद ए भी इन्वॉल्व था कि उसने कहा कि मर्डर कर दे इसका, तो इसलिए ये भी क्वेश्चन, ये भी जो ऑप्शन है वो रूल आउट हो गया। उसके बाद जो डी है वो क्या है? B is liable for murder and A is liable only for abetting of murder। तो जो अबेटर की डेफिनेशन है 108 में, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई किसी को किसी भी एक्ट के लिए अबेट करता है तो उसे भी वही पनिशमेंट दी जाएगी जैसे कि वो एक्ट उसी ने ही किया हो, अबेटर ने ही किया हो। तो इसलिए ये भी ऑप्शन रूल्ड आउट है। अब देखिए, अब स्ट्रॉन्ग रीजनिंग, ये तो चलो ठीक है ऑप्शन रूल आउट हो गए, लेकिन स्ट्रॉन्ग रीजनिंग क्यों है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ये ही आंसर है? ऐसा क्यों है? जैसे इसमें है कि बोथ ए एंड बी आर लायबल फॉर मर्डर अंडर सेक्शन 302, रीड विद सेक्शन 34 आईपीसी। 34 जो सेक्शन 34 है आईपीसी का, उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि पूरे होने जरूरी है, जिससे कि हम ये कह सकें कि भाई हाँ ये जो सेक्शन है, जो मर्डर का सेक्शन है, ये इसके साथ ही रीड होना चाहिए। ये सेक्शन 34 के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सेक्शन 34 है वो कभी एक अकेला ऑफेंस नहीं है। इट्स नॉट अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, इट्स नॉट अ सब्सटैंटिव ऑफेंस, इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस। ये एक रूल ऑफ एविडेंस है, ये कभी अकेला नहीं लगता। जैसे सेक्शन 149 है, ये एक अकेला में एक जो पूरा है पूरा ऑफेंस माना जाता है, लेकिन 34 को हमेशा ही किसी ना किसी के साथ रीड किया जा सकता है, जैसे कि 307 के साथ या और किसी सेक्शन के साथ। तो 34 जो है वो कभी भी सिंगुलर वे में अप्लाई नहीं होता कि वो अकेला एक सिंगल ऑफेंस हो, लेकिन उसको किसी ना किसी के साथ हमेशा जोड़ा जाता है, जैसे कि इसमें से मर्डर के साथ जोड़ा जाता है। तो आइए देखते हैं कि 34 के क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं कि जो कि इसमें फॉल करा कि ये एक प्री अरेंज्ड प्लान होने के साथ साथ कि उसने मर्डर के लिए तो उससे ड्यूरिंग द बीटिंग कहा था, और हम ये कहते हैं कि अगर आपने ध्यान दिया हो उसके इंग्रेडिएंट्स पर कि उसमें एक ये इंग्रेडिएंट है कि प्री अरेंज, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो ये तो ड्यूरिंग द एक्ट है उनका, ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ ऑफेंस है, तो ये किस तरीके से हुआ? तो आइए जानते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन की कुछ बारीकियां, कुछ केस लॉज के साथ जो कि पूरे एप्ट रहेंगे ये जस्टिफाई करने के लिए कि जो इसका
जो इसका ऑप्शन ए है इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इंग्रेडिएंट्स जानने से पहले पहले ये जानते हैं कि भाई सेक्शन ये जो इस एमसीक्यू का जो आंसर था ए ऑप्शन वो ऐसा क्यों था। पहली बात तो ये कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या 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 गिवन है उसको आप पढ़ते पढ़ते इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि भाई इसका जो ऑप्शन है वो ए है। वो कैसे है कि आप ये देख सकते हैं कि भाई ओरिजिनली ओरिजिनली ए एंड बी डिड नॉट इंटेंड टू मर्डर सी। करेक्ट कि ए इनके ओरिजिनली जो उनका प्री अरेंज्ड प्लान था उसमें मर्डर की कहीं बात नहीं हुई थी। उसमें क्या बात हुई थी, उसमें हुई थी कि हम इसकी सिर्फ पिटाई करेंगे, लेकिन जाकर उन्होंने मर्डर कर दिया। तो अब यहां से क्वेश्चन है तो क्या वो भी कॉमन इंटेंशन प्री अरेंज प्लान का हिस्सा है? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो डेवलप हुआ, वो इंटेंशन डेवलप हुआ ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट मतलब ऑन द प्लेस ऑफ अकरेंस इन द कोर्स ऑफ बीटिंग सी। जब वो सी को मार रहे थे तब उनके अंदर ये बात आई, अकरेंस हुई कि चलो अब इसको मार देते हैं, एज ए टोल्ड बी टू किल सी। और जो बी है उसने ए के कहने पर, उसकी डायरेक्शन पर उसको मार दिया। तो इसमें इसीलिए दस अलोंग विद बी ए इज ऑल्सो गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ मर्डर। मर्डर के ऑफेंस के लिए वो भी उतना ही जिम्मेदार है। तो ये एक बात को प्रूव करता है कि प्री अरेंज प्लान मतलब वेरी प्रायर जाने की जरूरत नहीं है कि सबसे पहले जो बात हुई थी वही वही होगी, नहीं। एट द स्पर ऑफ मूवमेंट, उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे भी अगर आपने एक दूसरे को कन्वे कर दिया या कॉमन इंटेंशन डेवलप हो गई कि हाँ हमें ये करना है, तो वो 34 कॉमन इंटेंशन के अंडर फॉल करेगा और वो लायबल होंगे अंडर सेक्शन 34। तो अब बात करते हैं सेक्शन 34 के इंग्रेडिएंट्स की, जिसमें पहला है कि क्रिमिनल एक्ट। तो क्या ये क्रिमिनल एक्ट है? जी बिल्कुल है। मारना, चाहे वो बीटिंग की मतलब से पीटना हो या फिर मर्डर करना हो, ये दोनों ही क्या है, एक क्रिमिनल एक्ट है। क्रिमिनल एक्ट है, ठीक। एंड इट इज डन बाय सेवरल पर्संस। डन बाय सेवरल पर्संस व्हेन इट इन्वॉल्व्स मोर देन वन पर्सन, तो वो ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएगा कि इट इज डन बाय सेवरल पर्संस। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स में जो पहला ये क्रिमिनल एक्ट की बात की गई है, इसमें क्या होता है कि क्रिमिनल एक्ट, एक्ट में क्या वो ओमिशन भी इन्वॉल्व होता है? तो हाँ, तो कोई भी एक्ट या ओमिटिंग टू कमिट द एक्ट, वो आपका क्रिमिनल एक्ट कहलाएगा। उसके बाद कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन क्या होती है? कॉमन इंटेंशन आपकी क्या होती है कि जब मोर देन वन पर्सन या टू और मोर पर्सन इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड दे हैव द सेम इंटेंशन ऑफ कमिटिंग द एक्ट, उसको हम कहते हैं क्या? कॉमन इंटेंशन। करते हैं फोर्थ एसेंशियल की, इन फर्दरेंस ऑफ इट। इट का क्या मतलब है? कॉमन इंटेंशन की। कॉमन इंटेंशन के चलते हुए आप कुछ फर्दर उसमें कुछ एक्ट करते हैं, मतलब द कमीशन ऑफ द एक्ट एंड एवरीवन हैज एक्टेड keeping in mind the common intention to beat that person. So here both A and B has a common intention that they would go and beat C. After that, when A told C, they further common intended that they should now kill किल सी। और उन दोनों ने ऐसा एक्ट किया, चाहे मारा बी ने, लेकिन जो ए था उसका वहां पे क्या था? पार्टिसिपेशन था। तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये आपका एक्ट फॉल करेगा अंडर सेक्शन 34 में। पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं होता कि उसने उसको खुद को मारा हो। टू डू समथिंग फॉर द कमीशन ऑफ द एक्ट, कुछ भी करना फॉर द कमीशन ऑफ द एक्ट, वो कहलाता है आपका पार्टिसिपेशन। अब हम इसमें कुछ केस लॉज की बात करेंगे जिससे आपको ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। इसमें हम पहले केस की बात करेंगे, बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, जो कि फेमसली नोन एज पोस्ट मास्टर केस, जो कि पोस्ट मास्टर केस के नाम से जाना जाता है। इस केस में क्या हुआ था कि दो तीन जने, तो सेवरल पर्सन जो थे वो पोस्ट ऑफिस में गए। पोस्ट मास्टर जो था उस वक्त पैसे गिन रहा था, वो उससे पैसे मांगने गए, और एक जो उसमें पर्सन था वो बाहर खड़ा हो गया था एज गार्ड कि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई या कोई आ गया, पुलिस आ गई, तो वो उनको इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो मीनवाइल यही हुआ, पुलिस आ गई और वो सब भाग रहे थे, और भागने के साथ साथ बाकी सब तो भाग गए, लेकिन जो पर्सन बाहर खड़ा था एज गार्ड, वो उसको पुलिस पकड़ लेती है। तो उसमें वो यही डिफेंड लेता है कि भाई मैं तो एज गार्ड, मैं तो बाहर खड़ा था, मेरा इसमें कोई
रोल नहीं है। तो कोर्ट ने कहा जी नहीं, आपका बिल्कुल इसमें रोल है, क्योंकि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है। एक्टिवली पार्टिसिपेट करना ही नहीं, इसमें यह है कि आपने कुछ किया, डूइंग समथिंग इन द कमीशन ऑफ द इलीगल एक्ट, इलीगल एक्ट को करने में आपने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, तो आप इस एक्ट में बिल्कुल फॉल, आप इस सेक्शन में बिल्कुल फॉल करेंगे। ठीक, तो अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस, जिसका नाम है पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बार पूछा गया है। इसमें इससे पहले एक केस और था, उसमें ये बात कही गई थी कि प्रायर कंसर्ट जो है, जो प्रायर कंसर्ट की बात की गई थी, कि जैसे इस केस में भी है कि प्री अरेंज प्लान और उसके बाद एक और प्लान बना, इसमें 2 बार बना। तो इसमें ये कहा गया कि जो प्रायर कंसर्ट है, इट नीड नॉट मीन टू बी वेरी प्रायर ऑफ द इंसिडेंट, कि भाई जो इंसिडेंट से पहले हमने डिसाइड किया वही माना जाएगा, बाद वाला नहीं माना जाएगा। लेकिन वो कभी कभार इंसिडेंटल डेवलपमेंट भी हो सकती है, यानी कि ऑन द स्पर ऑफ मूवमेंट। तो इसमें यही हुआ था, पांडुरंग वाले केस में यही हुआ था कि भाई उनकी कॉमन इंटेंशन सबकी तो पाई गई थी, लेकिन इसमें जो डिफेंस होता है उसको बहुत ही स्ट्रांगली प्रूव करना होता है अपने आप को बचाने के लिए, कि मेरी इंटेंशन जो थी वो नहीं थी मारने की। तो इसमें जो पांडुरंग था और जो वहां पे जो बाय स्टैंडर्ड से जो भी आई विटनेसेस थे, उनके अकॉर्डिंग जब वो बताया गया, तो उसमें पांडुरंग का यही पाया गया कि उसकी कॉमन इंटेंशन जो थी प्रोसिक्यूशन वो नहीं साबित कर पाई, और इसलिए उसको हर्ट के सेक्शन में पनिशमेंट मिली, ना कि मर्डर के ऑफेंस में। तो यही है कि दो कॉमन इंटेंशन में डेवलप इन द कोर्स ऑफ फाइट, बट देयर मस्ट बी क्लियर एंड अनइम्पीचेबल एविडेंस टू जस्टिफाई दैट इन्फ्रेंस। तो अगर आप बिना किसी डाउट के ये प्रूव कर पाते हैं कि हमारा कॉमन इंटेंशन नहीं था, तो तभी आप बच सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में। तो उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन की। आप इसे एग्जाम्पल से समझिए कि 2 पर्सन है, ए और बी। वो सी को, जो ए और बी है वो एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन दोनों की ही कुछ एनिमिटी है सी के साथ। अब ए जो है वो चाहता है कि मैं इसका मर्डर करूंगा, और बी जो है वो ये कह रहा है कि इसको लाठी मार के 3-4 डंडे तो से मार ही दूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों की सिमिलर इंटेंशन है कि उसको हार्म करना, लेकिन कॉमन इंटेंशन नहीं है। पहले तो दोनों का कोई इसमें प्रायर मीटिंग नहीं है, कोई कॉमन इंटेंशन नहीं है। ये जो है उसको मारना चाहता है सी को, और जो बी है वो उसकी सिर्फ पिटाई ही करना चाहता है। तो ये है सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन का डिफरेंस। From the various interpretations of the apex court and the guidelines given in various cases, तो इसमें हम इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं टू इम्पोज ज्वाइंट लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 34 सेक्शन को की ज्वाइंट लाइबिलिटी की इम्पोज करने के लिए वेरियस इंटरप्रिटेशन और गाइडलाइंस जारी की गई हैं बाय द एपेक्स कोर्ट, जो कि अगर आप पढ़ लेंगे तो उनसे आपको आंसर सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जिसमें पहला यही है, टू एस्टैब्लिश कॉमन इंटेंशन, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है CI, टू इम्पोज कॉमन इंटेंशन प्री मेडिटेशन ऑफ माइंड्स इज नेसेसरी। प्री मेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है to invoke joint liability under section 34. There should be prior meeting of minds which is activated कि जब आपने डिसाइड किया होता है कि हमें मारना है तो वो मारना है, या कोई भी एक्ट करना है, कि कोई भी एक्ट कमिट करना है, तो वो तब एक्टिवेट होती है। और उसके बाद, और जो क्रिमिनल एक्ट है शुड हैव बीन डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, देयर मे बी अ सिचुएशन इन विच प्री मेडिटेशन वाज नॉट प्रेजेंट बट इंटेंशन डेवलप्ड एट द स्पर ऑफ द टाइम। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसमें भी यही था कि प्री अरेंज प्लान तो उनका सिर्फ पिटाई करने का था, लेकिन मर्डर का प्लान उनका कोर्स ऑफ द एक्शन, वाइल डूइंग द एक्ट, वाइल कमिटिंग द एक्ट ऑफ बीटिंग, तब उन्होंने डिसाइड किया। तो कभी कभार क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसमें प्री मेडिटेशन वाज नॉट प्रेजेंट, लेकिन इंटेंशन जो है वो एट द स्पर ऑफ द टाइम, एक उस मूवमेंट पर होता है। तो उस मूवमेंट पर होता है तो ठीक है, लेकिन इट मस्ट बी शेयर्ड अमंग वन अनदर, तभी वो कॉमन इंटेंशन में फॉल करेगा। जब उसको अपनी कॉमन इंटेंशन अपनी फर्दर शेयर कर दी, तो भी वो आपका कॉमन इंटेंशन में फॉल करेगा। टू प्रूव
कॉमन इंटेंशन इज वेरी हार्ड। ये तो आप मानते ही हैं, कॉमन इंटेंशन को प्रूव करना। जो पांडुरंग का केस था, पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, उसमें यही था कि किस तरीके से डिफेंस ने ये प्रूव किया कि हाँ भाई उसकी कॉमन इंटेंशन नहीं थी उस पर्सन को मारने की। तो क्योंकि ये जो है, क्योंकि कॉमन इंटेंशन जो इट्स अ मेंटल थिंकिंग ऑफ द एक्यूज एट द पॉइंट ऑफ टाइम, सो इट हैज टू बी कर्ल्ड आउट। उसको निकालना पड़ता है फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। Move on to next point. There is a difference between common intention and similar intention. Common intention और similar intention में फर्क है। अगर similar intention होगा तो आप सेक्शन 34, जो आपका केस होगा, जो भी ऑफेंस होगा, वो 34 सेक्शन नंबर 34 में फॉल नहीं करेगा, क्योंकि इसको इन्वोक करने से पहले एक्यूज मतलब एक्यूज के बीच में कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए, ना कि सिमिलर इंटेंशन। नेक्स्ट, अनलेस द कॉमन इंटेंशन इज प्रूव्ड, इंडिविजुअल इज लायबल फॉर हिज ओन एक्ट। जैसे उसमें बाकी सबको तो मर्डर की पनिशमेंट मिली, लेकिन जो सिर्फ पांडुरंग था उसे ही इसका बेनिफिट मिला, क्योंकि वो प्रूव कर पाया था ही इज द पर्सन। वो सिर्फ अपने एक्ट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हुआ, ऐसा डिफेंस ने प्रूफ कर दिया था। तो उसको जो पनिशमेंट है वो दी गई सेक्शन 38 ऑफ आईपीसी के अकॉर्डिंग। तो इसमें यही हुआ था कि भाई इसमें जो वो डील किया गया था उसे अंडर सेक्शन 38, इफ देयर इज एनी डाउट, और इसमें कोई अगर डाउट होता है तो बेनिफिट ऑफ डाउट इज ऑलवेज यस इट शुड बी गिवन टू द एक्यूज्ड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी, किस तरीके से केस लॉस करने हैं, कैसे आंसर को सॉल्व करते हो, क्या चीज माइंड में रखनी है। तो प्लीज आप इसको ऐसे और क्वेश्चंस में लेकर आऊंगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। और उसके बाद जो और भी आपकी खुद की कोई क्वेरी हो किसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो भी आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।